नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय कॉमरेड इंद्रजीत सिंह जी। नमस्कार दोस्तों, मनीषा हत्याकांड के बाद पूरे प्रदेश में एक और बहन का नाम बहुत प्रमुखता से लिया गया कि उसको भी न्याय नहीं मिला था, और वो हत्याकांड हरियाणा की लोगों के जेहन में सुशीला हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। सुशीला हत्याकांड में जांच लोकल पुलिस ने की, स्पेशलिस्ट पुलिस ने की, सीबीआई ने की, और आज तक ये नहीं पता चल पाया है कि सुशीला बहन को किसने मारा, कैसे मारा, और उसकी जो डेड बॉडी है वो कहाँ चली गई। हरियाणा की राजनीति में सुशीला हत्याकांड एक ऐसा कांड था जिसने चौधरी भजनलाल जी की लोकप्रियता को 7वें आसमान से ज़मीन सूंघा दी थी। आज तक हरियाणा की राजनीति में चौधरी भजनलाल परिवार पर भी सुशीला हत्याकांड की छायाएं देखी जाती हैं। कॉमरेड इंद्रजीत सिंह जी से जब बात हुई तो मुझे ये जान के बहुत हैरानी हुई कि सुशीला हत्याकांड पे न केवल इन लोगों ने संघर्ष किया बल्कि उसके ऊपर बाकायदा एक किताब आई है, और कॉमरेड साहब वो किताब लेके आए हैं। देखिए, ये वो बहादुर टीचर थी जो 1 मई 1993 को जी, और इसमें जो इनके जो जीजा जी हैं, हाँ, उन्होंने एक लेख में लिखा है, थोड़ा सा मैं एक बार पढ़ के सुना दूं, फिर आप अपने अनुभव बताना। प्रोफेसर समर सिंह सारण जी ने ये किताब लिखी है, और उन्होंने लिखा है कि वो 1 मई 1993 की बात है जी। सुशीला गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती थी। बोर्ड परीक्षा में उसकी ड्यूटी लगी हुई थी और कुछ दिन पहले ही उसने एक लड़की को नकल करते हुए पकड़ा था। वो एक कांस्टेबल की बेटी थी। कांस्टेबल हिसार के ही एक नेता का गनमैन था। ये तो सुशीला ने भी नहीं सोचा होगा कि एक नकल पकड़ना उसके लिए जानलेवा हो जाएगा। उसने बस इतना बताया था कि नकल पकड़ने के बाद प्रिंसिपल ने उसे अपने कमरे में बुलाया और डांटा था। वहाँ एक नेता का बेटा भी बैठा हुआ था। इस बात पर उसकी प्रिंसिपल और नेता के बेटे से तकरार भी हुई थी। सुशीला ने नकल की रिपोर्ट वापस लेने से मना कर दिया था। स्कूल में मौजूद गनमैन ने उसे बाद में देख लेने की धमकी दी थी। वो निडर होकर ड्यूटी पे जाती रही। 1 मई को सुबह जैसे ही स्कूल पहुंची, चौकीदार ने बताया कि बाहर कोई सुभाष बुला रहा है। वह बाहर गई और उसके बाद किसी लाल मारुति वैन से लोग आए और सुशीला का किडनैप करके ले गए। उसके बाद ना सुशीला मिली ना उसकी लाश मिली। 8 दिन तक पुलिस ने रिपोर्ट लिखी। हम चक्कर लगाते रहे, धरने प्रदर्शन हुए, मामला सीबीआई को गया, और बाद में पता चला कि उन लोगों ने 3 दिन शहर के एक राजमहल नाम के भवन में उसको यातनाएं दी। बाद में उसे मारकर उसकी लाश भी गायब कर दी। कुछ समय बाद पुलिस ने हमें बताया कि बड़ोपल नहर से एक महिला की अधजली लाश मिली है, मगर वो सुशीला की नहीं थी। और भी कई लाशें दिखाई गई, और लेकिन सुशीला का कोई पता नहीं चला। पुलिस ने इस मामले में गनमैन मुकेश को गिरफ्तार किया। बाद में मुकेश ने अपनी बीवी संतोष की भी हत्या कर दी, और उसके बाद गनमैन ने भी आत्महत्या कर ली थी। इसके अलावा पुलिस से पता चला कि 2 अन्य जो इस केस में जुड़े थे उन्होंने भी आत्महत्याएं कर ली। पुलिस ने सारे मामले को यहीं दबाने का प्रयास किया। हिसार के नेता पुत्र को भी पकड़ा, पर बाद में उसको निकाल दिया। जिस कांस्टेबल की बेटी को नकल करते हुए पकड़ा गया था, वो कांस्टेबल डीएसपी बन के रिटायर हो गया, और उसकी बेटी आज भी सरकारी नौकरी में है। इसके बाद इस केस से में कुछ नहीं हुआ। सुशीला की मां खजान कौर का इंसाफ के इंतज़ार में निधन हो गया। पिता गजय सिंह पंहाड़ जी कुछ भी बोल नहीं पाते थे। 2011 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सुशीला के नाम पे एक पुरस्कार की भी घोषणा की थी जो नकल रोकने के संबंध में था। और आप देख सकते हैं सुशीला मतलब कितनी बहादुर रही होगी ये। और कॉमरेड साहब, आप चूंकि सुशीला को इसलिए बेहतर जानते हो कि वो आपके मकान के 4 घर छोड़ के ही रहती थी, तो अब आप हमारे दर्शकों को बताइए तफ्तीश से कि सुशीला को ये न्याय क्यों नहीं मिल पाया। दरअसल सुशील कुमारी का ये जो प्रकरण है
ये अपने आप में राजनीति और अपराध का जब गठजोड़ हो जाए तब ऐसा होता है। तो उसकी जो चरम प्रकाष्ठा होती है जी, ये उसका एक प्रतिनिधि प्रकरण माना जाना चाहिए। इससे पहले या इससे बाद महिलाओं से, लड़कियों से कितने ही इस प्रकार के अन्याय, उनकी हत्याएं, उन बलात्कार की घटनाएं हुई होंगी, लेकिन इस खास तरह के केस में वो चीज़ें जुड़ जाती हैं। केवल राजनीति और अपराध का गठजोड़ ही नहीं है, बल्कि राजनीति का अति केंद्रीयकरण एक परिवार के भीतर हो जाए तो नीचे तक उसका जो है, जितने भी बीच की संस्थाएं और जितने भी संस्थान होते हैं वो निष्प्रभावी बना दिए जाते हैं। जी, ये एक अपनी तरह का मतलब शासन पद्धति का खराब से खराब नमूना है, जो हमें इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि ये कोई पहली और आखिरी बार नहीं था जब बना, तो कभी भी। लड़कियों के बारे में तो कहा भी जाता है कि एक दिन की बच्चे से लेके 100 साल की बुजुर्ग तक कोई सेफ नहीं है। हाँ, मतलब झाड़ झाड़ बैरी है। हाँ, बोझा बोझा बैरी जी, बोझा बोझा, महिलाएं खुद बोलती हैं इस बात को हमारे यहाँ। तो ये जो खास प्रकरण जो है वो उस एक वातावरण में हुआ, लेकिन इसकी जो दूसरी बड़ी बात थी ना, वो आज इसलिए याद आ गई कि ये जो मनीषा का प्रकरण हुआ है जी, लोहारू में, ये इस प्रकरण में भी इसने भी एक तरह से हरियाणा के लोगों की आत्मा को झकझोर दिया जी। और इतना बड़ा प्रतिरोध जो प्रकट हुआ वहाँ पे, वो मामूली नहीं है। किसी ने किसी को बुलाया नहीं है, और जाति समुदाय इससे परे रख के लोगों ने, और आप उसके अंदर खास तौर पर महिलाओं की हिस्सेदारी और उनकी एक तरह से आक्रामकता देखिए, जो वो बोल रही हैं जिस तरीके से पर्दे के पीछे से भी, ये भी अपने आप में एक प्रदेश की जो हमारी सामाजिक राजनीतिक स्थिति है उसका एक, आप कह सकते हो कि उसकी एक निशानी है जी। उसका एक प्रतिबिंब आप इसमें देख सकते हैं। ये जो इकट्ठा हुआ आक्रोश है, ये जी, जो मनीषा के प्रकरण ने इसको आगे लेके आ गया, लेकिन ये है पूरे प्रदेश में एक तरह से रोज की घटनाएं हैं। तो सुशील कुमारी का जो केस है, वो लेक्चरर थी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जी। हम जब जो लाजपत राय के मकान में रहते थे तो चौथा घर उनसे उनका था। हाँ, तो उनके पेरेंट्स के साथ भी जो आंटी जी थी खजानी देवी, उनके पिताजी भी वो हमारी यूनिवर्सिटी में आते थे, एक्स सर्विसमैन सूबेदार साहब थे। अच्छा। तो खैर हमारा तो बहुत बाद तक भी फिर आना जाना एक तरह से रहा पारिवारिक, लेकिन उस समय पर आप दो पक्ष देखेंगे। जो भजनलाल का शासन था उसके दो पक्ष देखना। एक पक्ष तो ये है जो अपराध और राजनीति का घालमेल हो जाए तो उससे ऐसा लगता है कि कोई बोल नहीं सकता फिर, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरा पक्ष एक ऐसा ही भी उतना मजबूती से खड़ा है जिसमें तमाम तबके जो हैं पूरे जन आंदोलन, वो प्रतिरोध में उतर आए और जन आंदोलन बन गया। और वो भी कोई अचानक नहीं बना। वो जितनी तरीके की वहाँ जातियाँ होती थी हमने खुद भी उनको भुगता है। अच्छा, क्योंकि भजनलाल जी का तो नाम का मतलब उसमें सिक्का किसकी मजाल है। और 8 दिन तो पुलिस ने FIR दर्ज नहीं करी थी। हाँ, और हम जाते थे वहाँ पे और जिस IG ने FIR दर्ज करी अगले ही दिन ट्रांसफर हो गया। अब क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, यहाँ के भी तो SP जो थे उनका ऐसे ही लोहारू भिवानी के SP का उस ट्रांसफर हो गया। तो कोई तुक बना किसी तरह का या कोई कारण बताया गया,
अब मतलब डीजीपी भिवानी में आए कल और वो कह रहे थे बदअमनी फैलाने वालों को कार्रवाई होगी, ये होगा वो होगा। तो आप ये बताइए कि आपने एसपी का ट्रांसफ़र क्यों किया? एसएचओ या दूसरे थाने के स्टाफ को सस्पेंड, कारण तो बताओ जी। और जब आप सारा शुरू से लेकर आखिर तक जिस तरह की तफ्तीश आप करते जा रहे हैं, जिस तरह के लोगों के सामने आ रही है, तो उसके अंदर कोई भी कुछ भी कहने को स्वतंत्र है। और आपने तो हालत ऐसी कर दी है, आप कह रहे हैं कि भाई आत्महत्या कर ली, ना कोई अब उसको आत्महत्या प्रमाणित कर सकता और ना हत्या प्रमाणित। केस बना ऐसा दिया पुलिस ने, कॉम्प्लिकेशन होगी बहुत, और उसका आरोप मंड रहे आप दूसरों के माथे के ऊपर। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि वास्तव में उस समय के ऊपर यही था जो इस तरीके की ज्यादतियां होती थी ना, मतलब उनके परिवार का कोई भी मामूली आदमी किसी एसपी का ट्रांसफर करवा सकता था। अच्छा है। और हम तो क्योंकि वहाँ यूनियन यूनिवर्सिटी की बड़ी मजबूत थी, हमारी सारे कॉलेजों में भी यूनियन थी हिसार के, और वहाँ के फिर कर्मचारी, अध्यापक संघ, सेंट्रल गवर्नमेंट के, बैंक, LIC, रेलवे, पूरा जुड़ गया था। वो पहले एक वहाँ मंच बना हुआ था। मतलब अच्छा। अब आपको मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक CPIM के वहाँ लीडर थे टेकचंद गुप्ता जी, नगौरी गेट में अंदर जाते ऊपर छोटा सा दफ्तर में, तो उन्होंने कोई गैस एजेंसी की शिकायत कर दी, उसकी जांच आ गई, तो उनका उसी कॉलोनी में भीतर एक कमरे में किराए पर रहते थे, अपहरण कर लिया टेकचंद गुप्ता जी का। हाँ। और अपहरण कर लिया तो सनसनी फैल गई, क्योंकि बाजार में तो रहते ही थे, बाजार में ही दफ्तर था, और हम सभी लोग क्योंकि इस तरह के मौकों के ऊपर अपनी आवाज़ उठाते थे, तो हम जिसको कहते हैं ना वेल कनेक्टेड लोगों के साथ, और उनकी बड़ी हमदर्दियाँ थी मतलब। और जब हम पम्मी वकील नहीं है, बहुत जाने माने वकील, उनका घर भी वो गीता पनवाड़ी के पास भी, तो बाजार बंद हो गया जी, वकीलों ने वर्क सस्पेंड कर दिया पता चलते ही, क्योंकि दुखी लोग थे ना पूरे शासन से। तो एक घटना के मौके के ऊपर भी सब वो अपनी, ये सुशील हत्याकांड के आसपास की बात होगी, ये उसके कुछ दिन उससे पहले की है, ये 4-5 साल पहले की है, ये मेरे ख्याल में 85 की है शायद, और वो 93 का है। लेकिन ये शासन तो तब भी भजनलाल जी हुआ ये कि उन्होंने एक एप्लीकेशन टाइप में, क्योंकि एप्लीकेशन देने वाला था, बोले ये थाने में दे के आओ, वो सिटी थाना भी पास में ही था, और मैं गया, SHO बोले अरे क्या बात करते हो कामरेड, आ जाएगा, चला गया होगा, कोई बात नहीं, ले भी गए होंगे तो छोड़ जाएंगे। ऐसे बिल्कुल, हमने कहा संगीन मामला है, आप इसको इस तरीके से अंडर एस्टिमेट मत करो, और इस एप्लीकेशन को रिसीव्ड करके FIR कर दो। कर दी जी, वो बुरी तरह से घायल करके, और वहाँ सिरसा रोड के ऊपर गिरा गए, फिर सिविल हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, सारी बातें हुई। लेकिन वो एप्लीकेशन ऐसी लगवाई थी कि उन्होंने जोर मार लिया, उस केस को वो डिस्चार्ज नहीं कर पाए, अनट्रेस करके फाइल नहीं करने की स्थिति में वो थे, और झूठा एक रिक्शा वाले से ये कहलवा लिया मैंने किया था ये काम, कुछ पता नहीं डरा धमका के ऐसा कर दिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इवन हमें भी कभी पुलिस जैसे गिरफ्तार करती थी ना, फिर पेश करती थी अदालत में, पता नहीं कितने वकील अपने आप ही आगे खड़े हुए मिलते थे, मदद करते हैं जमानत और उसके लिए। तो हाँ, एक बार मैं सुशीला से आप कभी मिले? सुशीला कितने बार हम कैसी लड़की थी वो बहुत बोल्ड थी, इंटेलिजेंट थी, और अपनी जिंदगी खुद जीने का मतलब उसमें एक आत्मविश्वास था, सेल्फ मेड जिसको कहते हैं। तो मिलना जुलना तो था ही नज़दीक होने की वजह से। अच्छा, इसमें किन किन नेताओं की इन्वॉल्वमेंट उस समय? मैं कह ये रहा हूँ बेसिकली कि नेता तो उस टाइम ज्यादा नहीं होते ना, जब एक ही होता है। इसमें एक नाम बार बार आ रहा, मनफूल सिंह जी का। मनफूल सिंह चोई भजनलाल के भाई थे। ओके। उनका बॉडीगार्ड था मुकेश, गनमैन।
मुकेश का एक दोस्त था कोई शैलेंद्र। अच्छा जी। उस शैलेंद्र के कोई जानकार की वो बेटी थी जिसको नकल करवानी थी और उसको अलग कमरे में बिठा के करवाते थे पेपर। लेकिन जिस दिन सुशील की ड्यूटी थी उसने इस बात को अलाउ नहीं किया कि मैं जब तक इन्विजिलेटर पेपर देना पड़ेगा इसको, तो सबके बीच में बैठ कर पेपर देना पड़ेगा, अलग कमरे में और कोई नहीं करवा सकता पेपर। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा साहस का काम था। कई ऐसे लोग हैं समाज में, ऐसी बात नहीं है। तो सीबीआई ने इनको किस सीबीआई तक तो आप ये देखो ना कितनी बाद में बात गई। अच्छा। पहले तो यशों बहुत बड़ी बड़ी रैलियां और भूख हड़ताल और तमाम चीजें, तो वो एक आदर्श अध्यापिका थी वास्तव में। तो खैर उसको जिस तरीके से आपने पढ़ के सुनाया वो कहानी, जो एक काले शीशे वाली गाड़ी में स्कूल के अंदर गई और पीछे से एक लड़की को भेजा ये कह के कि आपको कोई बाहर बुला रहा है, इसलिए वो बाहर निकल आई और फिर तुरंत उसका मुंह पकड़ के और गाड़ी में डाल के वैन में डाल दिया। और वो जो हिसार का एसपी रेजिडेंस है उसके सामने वो राजमहल लिखा हुआ आपने भी देखा होगा, उसमें लेके गए। एसपी रेजिडेंस भी तब वही था, बिल्कुल आमने सामने वो दोनों चीजें हैं। खैर, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने जो शुरू में एक बात कही कि उसका यही नहीं पता चला कि किसने उसको मारा या किसने गायब किया उसको, और वो मतलब उसकी कोई बॉडी वगैरह नहीं मिली। वास्तविकता ये है कि जो मुकेश नाम का गनमैन है उसने सीबीआई के सामने ये इस बात का इकबाल यह बयान दे दिया और वो सारी कहानी बता दी। बंदे कौन कौन थे हम गाड़ी में, और वहाँ राजमहल में 3 दिन तक उसको रखा और फिर उसको बोले हम छोड़ने के लिए जा रहे थे, तो उनमें से एक ने ये कहा कि ऐसा ही तो अपहरण का अपराध है, ऐसा ही हत्या का, तो अपहरण का तो बनना ही बनना, क्योंकि उसने सुशील कुमार ने ये कहा इसकी मैं 100% शिकायत करूंगी पुलिस में। और वो तो करनी थी क्योंकि बाहर भी इतना बड़ा शोर शराबा हो गया जनता की तरफ। तो खैर उसने जो सीबीआई में तो बहुत दिनों के बाद गया ना ये केस, बाद में और हम बल्कि कोर्ट के आर्डर पे गया ये केस। अच्छा। अपने आप नहीं गया। चौधरी बंसीलाल और ये जंगबीर भाई साहब जो बाद में एमपी, उस टाइम एमपी थे, हाँ, वो कॉमरेड पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया, मैं और डॉक्टर प्रेम कुमार जो इनके भाई थे सुशील के, हम मिलने गए थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे। अच्छा। बहुत भले आदमी थे वो। स्वतंत्रता बंसीलाल जी ने कोऑर्डिनेट की थी मीटिंग वो। हाँ, उन्होंने मीटिंग कोऑर्डिनेट भी की और शायद वो जंगबीर सिंह जी के थ्रू वो मिली होगी अपॉइंटमेंट। तो वो फ्रीडम फाइटर थे और संवेदनशील इंसान थे वास्तव में। मैं तो पहली बार मिला उस तरह। हमने जब ये कहानी उनको बताई भाई ये किसने अपहरण क्यों किया, तो हमने जो वो उसका सीक्वेंस जो बताया, हमने ये कहा कि मुख्यमंत्री के भाई के बॉडीगार्ड के दोस्त की बेटी को नकल कराने का मामला है। तो बोले 1 मिनट रुको, राष्ट्रपति बोले मुख्यमंत्री के भाई के गनमैन के दोस्त की बेटी के नकल। हमने कहा जी बिल्कुल आपने। ऐसे ये इतनी चैन थोड़ी लंबी ज़्यादा हो जाती है जी, तो इनकी इन्वॉल्वमेंट थी या फिर इनके वैसे ही? नहीं, इन्वॉल्वमेंट तो देखो ये इसलिए हो गई ना कि हम ये कह रहे हैं जब बीच में कोई भी मतलब अपनी आत्मा से काम करने वाले व्यक्ति नहीं होते हैं ना, तो धराशायी हो जाती हैं जो संस्थाएं और मानव। 8 दिन तक जो FIR ही दर्ज नहीं हुई, तो वो तो ये बिल्कुल मतलब आप ये लगा लो कि ये ऊपर तक लिंक्ड है मामला एक तरह से। वो और भी कितनी तरह से धांधलियां करवाते होंगे ऐसे मौकों के ऊपर, वो तो हम जानते हैं। तो खैर वो CBI ने जब उसको पकड़ा,
इस बीच में मुकेश अपनी पत्नी की हत्या कर चुका था, वो जो गनमैन था। और उसमें ऐसा भी बताते हैं कि उसकी वाइफ को पता था कि सुशील कुमारी का इन्होंने हत्या की है, तो बीच बीच में धमकी भी देती थी कि मैं इसको डिस्क्लोज कर दूं। अच्छा। तो उसने उसको मार दिया और वो जेल में चला गया। जब केस सीबीआई में गया तो सीबीआई ने उसकी जेल से पुलिस कस्टडी ले ली, प्रोडक्शन वारंट पे ले लिया, प्रोडक्शन वारंट पे लेके जो तफ्तीश की, तो वो इकबालिया बयान आ गया। उसमें उसने ये सारी बातें करके और ये बताया कि जब ये बात हुई कि भाई अपहरण और हत्या में क्या फ़र्क है, अपराध तो बराबर, तो ख़त्म करो, तो बोला चुन्नी से गला घोट के उसका गाड़ी के अंदर ही और बड़ोपल वाली नहर में डाल दिया। कुछ दिन, तीसरे दिन कोई महिला की एक लाश उस बड़ोपल नहर में मिलती रहती है, आज भी मिलती रहती है। नहर में आगे से जाके एक गांव में नजर आई। और ये मुकेश वगैरह के पास जो है उन्होंने कहा कि हमारे पास आया, तो हमने सोचा हो सकता है सुशील की हो, इसलिए तुम इसको रफा दफा कर दो। उन्होंने रफा दफा कर दिया। अब इकबालिया जो बयान है वो तो कोर्ट में तो ठहरता नहीं ना। हाँ, वो तो पुलिस ने जबरदस्ती, एडमिसिबल नहीं है पुलिस का कोई भी, उनको तो एविडेंस ही है, कन्फेशनल स्टेटमेंट। तो पढ़ने को तो ये लगता है देखो सीबीआई ने कितना न्याय उसके अंदर कर दिया, लेकिन वो कोर्ट में जाके तो मुकर जाते हैं मुलजिम। अब ये कल परसों जिस लड़की की भाई ने ही हत्या की 18-19 साल की इंद्री के अंदर, वो अब तो उसने बोल दिया पुलिस के कोर्ट में मना कर देगा, कोर्ट में मना करेगा। और वो जो विक्टिम है लड़की, वो तो खत्म है ना। अब उसके बिहार पे स्टेटमेंट कोई देगा, कोज और एविडेंस ऑनर किलिंग का मामला है, तो कोई घर वाला तो देने से रहा। इसलिए ऑनर किलिंग भी क्या है, मैं देख रहा था उसका, वो लड़की 17 साल की थी और उसकी शादी को 4 साल हो चुके हैं, जो अपने पति के पास जाने से इनकार कर रही थी, बाल विवाह। हाँ, आप ये देखिए कि उसको 13 साल की उम्र में तो उसकी शादी हो चुकी बेचारी की। 17 की उम्र में वो कह रही है अपने भाई को कि मैं अपने पति के पास नहीं जाना चाहती, और भाई ने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी। तो उसका एक्सप्लॉयटेशन तो बेचारी का 13 साल की उम्र में होने लग गया जी। सही बात है। 13 साल की उम्र होती कितनी है? पता नहीं, वो इनकी कोई बहन की ससुराल में रह रही थी, तो कह रहे हैं कोई नाजायज संबंध वगैरह जीजा से होंगे, लेकिन वो जिससे नाजायज संबंध थे वो जीजा का क्या हुआ? उसका कुछ नहीं, उम्र की मतलब इज्जत जो है जिसको कह रहे हैं तुम्हारी बहुत ज्यादा बढ़ गई क्या? ये इस किस्म की बातें महिलाओं को ही मतलब अपनी जिंदगी जो है उससे। तो कितना चला जी ये सुशीला हत्याकांड का? मतलब 1.5 साल ये पूरा जोरों पे रहा? ये नहीं ज्यादा चला, ये मतलब 1.5 साल तो जोरों पे रहा ही रहा। आप ये लगा लो कि ये 93 मई की बात है, तो उसके बाद 5-6 साल चला। अच्छा, शायद 99 तक भी उसकी वो जो अदालतों के अंदर है, क्योंकि सीबीआई को इतनी बड़ी जो उसकी बना रखी थी ना छवि, ऐसा कुछ नहीं है। सीबीआई भी राजनीतिक तौर पर प्रयोग होती है, अब तो खूब ही होती है। ये तो आप देखते ही हैं दुरुपयोग कैसे हो रहा है। ऐसा भी कहते हैं जी कोई मामला लटकाना हो सीबीआई को दे दो। हाँ, तो उन्होंने मतलब वो चार्जशीट पेश करने में उनमें खूब डिले किया, और हर जगह के ऊपर कोर्ट के अंदर ये जो समर सिंह जी प्रोफेसर जिन्होंने पुस्तक छपवाई है जी, वो सारा इसके अंदर लिखते हैं, सब लिख रखा है जी इसमें, सारी चीज किस तरह से वो इसको लेके गए हैं मतलब। और उन्होंने हर एक आदमी का नाम जो भी इसके अंदर मतलब रोल प्ले करने वाले संगठन और हर आदमी के कंट्रीब्यूशन को याद किया है ना, याद किया है बाय नेम करके। और आप ये देखिए कि किताब छापना ये अपने आप में मतलब वो अपने आग्रह प्रकट किया, क्योंकि ये घटना होने के बाद ये जो सुशील कुमारी है ये एक परिवार की बेटी थोड़ी ना रही। हाँ, ये हरियाणा की, ये तो हरियाणा की बन गई उसके बाद, तो पुस्तक तो उसके ऊपर जरूर ही संसद में भी जरूर इसकी बात, लेकिन जो पुरस्कार वगैरह मतलब बाद में सरकार ने जो बनाए वो पता नहीं, मुझे नहीं लगता अब वो चल भी रहे होंगे। मैंने सुना नहीं किसी को। ये बड़ी अफसोस की बात है कि एक समय में कर देते हैं, बाद में वो डिसकंटिन्यू हो जाते हैं। वरना बहुत बड़ा एक प्रेरणा का स्रोत जो है सुशील कुमारी रही हैं पूरे अध्यापक समाज के लिए और शिक्षा के कॉज के लिए।
अब तो देखो पेपर लीक और पता ना क्या क्या होने लग रहा है। जो मेडिकल कॉलेज रोहतक का मामला देख लो, वो तो डॉक्टर बन रहे हैं और किस तरीके से उनका जो है वो गोरख धंधार फर्जीवाड़ा चल रहा था। तो ये इसका ज़्यादा रोचक पहलू पता क्या है? अब हम तो ये सोच रहे थे कि भी ठीक हो गया, सीबीआई को रेफर हो गया और अब तो जो है पकड़े ही जाएंगे। और उन्होंने प्रोडक्शन वारंट पे ले लिया उस मुकेश कुमार को। हाँ, भरी या भरवाई पता नहीं। नहीं, आप उसको कुछ भी कह लो, लेकिन उसने वो सारा सीक्वेंस जो घटनाक्रम वो बाय नेम बता दिया, पूरा का पूरा लिंक जुड़ गया। लेकिन वो क्योंकि बॉडी नहीं मिली तो अदालत ने, ट्रायल कोर्ट ने, जो सीबीआई की ट्रायल कोर्ट होती है, उसने उसको 302 की धारा के अंतर्गत मानने से इनकार कर दिया। और भजनलाल जी ने उस टाइम पर असेंबली में यहाँ तक भी कह दिया कि आप जो विपक्ष वाले इतना शोर मचा रहे हो, आप किस आधार पर कह रहे हो कि हत्या हो गई? कोई प्रमाण है क्या? कहीं गई होगी, आ जाएगी। तो उससे और भी ज़्यादा लोगों में जो है ना आक्रोश फैला था। तो 302 नहीं माना, केवल अपहरण का वो कन्फेशनल जो स्टेटमेंट थी, इकबालिया बयान जी, उसमें केवल अपहरण की धारा लगाई और अपहरण की धारा के ऊपर जो सजा दी वो अगले को वैसे ही उसमें 302 में होनी थी। पत्नी की हत्या करी हुई थी, मतलब एक तरह से। और ये जब चल रहा था कहानी, उसी टाइम पर 2 का तो मुझे पता नहीं, एक का मुझे याद है, वो बड़वाली ढाणी में एक जोगिंदर नाम का जो इसके अंदर अभियुक्त नेम्ड था, उसने आत्महत्या कर ली। इसमें कई लोगों ने आत्महत्या करी है अभियुक्त। दूसरे का मुझे नहीं ख्याल, जो लिखा हुआ है कि कई लोगों ने आत्महत्या, लेकिन उसके घर रेड पड़ी थी और आत्महत्या वो एक बंदे ने, जोगिंदर नाम के बंदे ने की। अब ये आत्महत्या वगैरह के भी प्रकरण ये दर्शाते हैं कि वो पूरा का पूरा घटनाक्रम अगर बेनकाब हो जाता तो पूरा सरकार के मतलब चेहरे के ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ था वो भी छिन्न भिन्न होकर गिर जाता। तो ये वैसे कोई छिपी हुई नहीं थी उनकी जो बदअमनियाँ वो कर रहे थे, लेकिन वो प्रमाणित हो जाता ना, वो सबसे ज़्यादा बचना चाहते थे उससे। इसलिए जिसको आप आत्महत्या मान के चल रहे, जरूरी नहीं वो आत्महत्या ही हो, वो भी क्या पता हत्याएं ही हो। तो खैर ये एक तो देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको जो भी हो, लेकिन एक लॉजिकल कंक्लूजन तक उस आंदोलन को लेके गए। और इस प्रकार के आज के दौर में भी हमें ये बनाने चाहिए सामाजिक जो मंच इस तरह के, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, उसमें कोई शर्त नहीं रखने की ज़रूरत होती, जो न्याय का पक्ष लेने को तैयार हैं लोग। और क्योंकि देखिए महिला हमारे यहाँ, वैसे तो यूँ कह देते हैं हम भाई हमारा तो विकसित प्रदेश ना जी, क्या सर, महिलाओं के प्रति हमारी सोच ज़्यादा सी बदली नहीं है। वो जो सोच नहीं बदली है, उसका जो खामियाजा महिलाओं को उठाना पड़ रहा है। आप ये बता दो, कोई जगह यूनिवर्सिटी में सुरक्षित नहीं, वो कॉलेज में सुरक्षित नहीं, बस में सुरक्षित नहीं, स्कूल में, घर में नहीं। घर में नहीं जी, घर में भी एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है। एक्सप्लॉइटेशन तो वो फिर परिवार के लोगों से भी, मतलब जीवन भी, मतलब घर में कोई खेल रही है गली में वो सेफ नहीं है, तो ये ट्यूशन पे जा रही वहाँ सेफ नहीं है। महिलाओं के प्रति सोच में तो अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है समाज के लिए, अपने लिए, कि हम अपनी सोल सर्चिंग करें। और इसको जो आप मानसिकता जो कह रहे हो उसको बदलना तो अपनी जगह है, लेकिन महिलाएं और लड़कियां कितनी बड़ी पहलकदमी कर रही हैं साहस और बहादुरी के अंदर। ये जो खेल पहलवान लड़कियां थी, उन्होंने जिस तरीके से ब्रजभूषण को घसीट के और अदालत के कटघरे में तो खड़ा कर दिया। आगे चाहे सरकार उसको वो मजबूत हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन कटघरे में ला दिया। उन बेटियों के साहस है तो देश खड़ा हो गया पीछे। हमारे यहाँ एथलीट जो जूनियर कोच थी लड़की, उसने मिनिस्टर को कटघरे में, आज वो बिल्कुल अज्ञातवास का जीवन जी रहा है। एक तीसरा जो मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ,
ये जो बाबा नहीं है क्या, जो परोल बाबा बार बार परोल पे आ रहा, उस लड़की ने, आप उसकी हिम्मत लगा लो। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, कोई कोई अधिकारी सीबीआई में भी ऐसा हिम्मत वाला होता है, अब क्या पता कोई निकाल ले जी, और कोई जज भी होता है। जज भी होता है। ये जो सिरसा बाबा का जो केस है, उस लड़की को कितना आश्वस्त करना पड़ा, वो कितने बड़े थ्रेट थे। उसके भाई की तो हत्या हुई, पूरे परिवार को खत्म कर देंगे, ये उसके ऊपर धमकियां मिली, लेकिन वो झुकी तो नहीं झुकी। और जिस बंदे की सजा करवाई है, वो सजा करवाने वाला जज भी वास्तव में हम उसको सलाम करते हैं कि आप पंचकुला के अंदर कितना तोड़फोड़ की थी उस दिन, जिस दिन सजा हुई। हाँ बिल्कुल। और कितने बंदे मरे, उसके अंदर भी बरी कर दिया उनको जो वहाँ करने वाले थे लोग। लेकिन वो जो सजा देने वाला है वो टस से मस नहीं हुआ। और सीबीआई का ऑफिसर, अब तो वो शायद रिटायर हो गया, वो काफ़ी मजबूत अधिकारी बताया, ईमानदार और हर लिहाज, तभी तो इतना बड़ा। अब उस लड़की को कितना बड़ा साहस है। तो मैं ये कोई, चाहे वो पहलवान लड़कियां हैं, जूनियर कोच है, ये वाली लड़की है, या जो खेलों के अंदर और मेहनत करके जो आगे आ रही है, ये भी बहादुरी है। इतने प्रतिकूल वातावरण में, जहाँ पर मतलब खेल के ग्राउंड से लेके और क्लासरूम तक, हम जिनको ये कहते हैं ना भाई बाढ़ के इतना खान लग जाए, उस तरीके की परिस्थिति है। और जो गुरु होता है, देखो वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, विश्वास होता है ना गुरु के अंदर, वो विश्वास का जहाँ हनन हो जाए तो कुछ नहीं बचता है। वो लड़कियाँ जो खेल में लेके आ रही हैं, उस टाइम पे हमें उसकी वो छवि तो दिखती है तिरंगे के साथ, लेकिन उसके पीछे ये नहीं दिखता कि उसने कितना संघर्ष किया होगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, कितनी तरह की तो ज्यादतियाँ झेली होंगी। सही बात है। वो नहीं नजर आता हमें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक सच हरियाणा का ये भी है, दूसरा कि महिलाएं हिम्मत करके, और जो किसान आंदोलन में जिस तरीके से पंजाब की महिलाओं के साथ कंधे से किसान आंदोलन देख लो, अभी मनीषा वाले मामले में, इस मनीषा वाले जितने पुरुष थे वहाँ उतनी महिलाएं भी थी, उतनी ही महिलाएं, और कितनी मजबूती के साथ वो डट के खड़ी हुई। तो वो जो उभार है ना, केवल डर ये है कि अब कुछ निहित स्वार्थ ताकतें, जो जिसको आप स्टेटस को की कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको आप हिंदी में, यथास्थिति की जो ताकतें होती हैं, वो उसको वापस धकेलना चाहती हैं। परंपरा के नाम पर, धर्म के नाम पर, कर्तव्य के नाम पर, कि नहीं महिलाएं ऐसे कैसे, ये है वो है, तमाम तरह से वो नारा कुछ भी देंगे, लेकिन उसको पीछे धकेलने की तरफ ये जो उभार है, एसर्शन जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं, वास्तव में ये इसको कोई पीछे ना धकेल पाए, ये अगर हम सुनिश्चित कर लें सारे के सारे। और ये जो अपराध का वातावरण है, देखो हरियाणा के अंदर बहुत ज़्यादा, केवल महिला नहीं, कोई भी सुरक्षित नहीं है। छोटी छोटी बात पे रोज, आजकल तो कहते भी हरियाणा बड़ी क्राइम स्टेट बन गया है। अब बताइए, आजकल तो धमकियां मिलना तो मतलब इतना नॉर्मल सा, तरह की जो परिस्थिति है, और उसके अंदर ये जो इस तरह मंच जो है, जैसे सुशील कुमारी के मौके के ऊपर संघर्ष हुआ, वो उस तरह के मंच हमारे बनने चाहिए। इसमें मतलब आम इंसान की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके कि एक के साथ होते ही दूसरे भी फटाफट। तो ऐसा समय मुझे लग रहा है आने वाला है कि हर मोहल्ले कॉलोनी का एक नागरिक मंच होना चाहिए। एग्जैक्टली। और उसमें महिलाओं की भी समान भागीदारी रहे। हाँ, तभी जाके मतलब अब पुलिस से ये उम्मीद नहीं की जा सकती वो कि सबको सेफ कर रखेगी। नहीं, अब एक बात बताओ धर्मेंद्र भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब जो ये कहते हैं ना कि भाई हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो जिनसे सुरक्षित नहीं है वो भी हमारे परिवारों के ही होंगे, परिवारों के। और तो कितने तो नहीं आ रहे ना। ठीक बात है।
तो उसका क्या इस बात का भी हमें नहीं मतलब स्वीकार करना चाहिए कि पूरे समाज का विकार है ये बेसिकली है तो समाज और अपराधी आते हुए तो हमारे इसलिए ये आपने जब मोहल्ला कहा है ना तब मुझे इसका स्ट्राइक हुआ कि परिवार एक इंस्टीट्यूशन है। हर पहली परिवार जिम्मेदारी परिवार की, फिर मोहल्ले। आप अपने नौजवानों को और आप अपनी बेटियों को अकेला नहीं बचा पाएगा। सबके लिए खतरा है तो सबकी सुरक्षा सबके सहयोग से होएगी। बिल्कुल। एक दूसरा मुझे ये भी लगता है कि हमारा अपने नौजवानों से खासतौर पे बेटियों से विमर्श रुका हुआ है, उसका अभाव है। हम उसको उससे वार्तालाप ही नहीं करते जिस मौके के ऊपर किए जाने की जरूरत है कि भाई आप क्या फील करते हैं। मुझे एक घटना में बिल्कुल याद है, रोहतक के एक कॉलेज में हमारे एक प्रोफेसर थे मित्र जानकार, उनकी बेटी और बेटा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और वो जो बेटी थी वो हमारे साथ उस टाइम पर SFI में जुड़ गई, छात्र संगठन में। बड़ी योग्य थी, इंटेलिजेंट थी। तो उनके घर बैठे थे हम, तो वो बोली भाई साहब मेरे को बोली ये देखो उसका छोटा भाई वो शायद BA फर्स्ट ईयर में था, ये फाइनल ईयर में, ये मेरे को कल्चरल प्रोग्राम में नहीं जाने देता कॉलेज में। तो मैं बोला क्यों भाई, क्यों नहीं जाने देता? वो बोला भाई साहब सच्चाई बताओ। मैं कहा, बोले वहाँ गुंडागर्दी होती है। वो लड़की बोली भाई साहब ये और पूछ लो करता कौन है इससे, और ये उनमें शामिल है। मेरे जाने से इसकी पोल खुलती है। अब एक ही परिवार में दो दृष्टिकोण है, घर का भी एक विमर्श है। तो हमें बहुत गहराई के साथ इस युवा अवस्था की सोच, उसकी दिशा, संबंधों के बारे में, लड़के लड़कियों के और भाई कहाँ क्या है क्या नहीं है, आप एक बात जानते हैं केवल के पाबंदी लगा दो भाई ये उधर उधर जाने का खतरा है ना तो उठा लो कॉलेज में से, स्कूल में मत जाने दो, बाहर मत निकल। इससे बात बनने वाली नहीं है। आज के दौर में उनमें जब एक इतना साहस और इतना क्षमता पैदा हो रही है, हम उसको भी मजबूत करें और आसपास के वातावरण को ऐसा है। बिल्कुल सही कहा। ये लगता है ये करने की जरूरत है। हम ऊपर की कमियां कुछ भी निकालते रहे। अभी आप भाई आप बात कर रहे थे मीडिया वाली, DGP कह रहा है कि कुछ लोग मतलब बदअमनी फैलाने वाले थे जिन्होंने तोड़ मरोड़ कर अपनी गलती कोई नहीं मानता और लोगों को गुमराह किया। आप अपने SP से लेकर तो पनिश कर रहे हो लोगों को कर। देखो मैं ये समझता हूँ कि मीडिया, सोशल मीडिया या यूट्यूबर जो भी है बहुत उपयोगिता है उसकी, लेकिन एक खास तरह की खराब किस्म की प्रतियोगिता भी ठीक नहीं कि मैं धर्मेंद्र को पछाड़ दूं, उसको ये जो मिल गया तो मेरे को भी ये हासिल करना जल्दी से जल्दी, इसलिए मैं जो है अपने कंटेंट को और अपने उसको इस तरह से पेश कर दूं सनसनीखेज। बोला रिश्तेदार ने किया असली खुलासा, ऐसा हेडिंग मारेंगे देखे, चल गया पता मनीषा का, और वो सनसनी बना के देखो, उससे भी बचना चाहिए। और ये बात जरूर है कि ये आम जो श्रोता और जो दर्शक है उसके हाथ में होना चाहिए किस चैनल को देखें किसको कम देखें। एक्चुअली उनका भी दोष नहीं है जी। जब तक हम चीज़ों को, ये लोग जो सोशल मीडिया पे स्क्रीन हैं, अपनी तो दाल रोटी होती है, हम तो सिर्फ मुद्दों पे बात करते हैं। वो लोग ऐसी खबरें हेडिंग ऐसा बनाते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखें, क्लिक करें उससे। नहीं भाई आपने कोई कम्युनल नफरत फैलाई है, वो तो इस शासक पार्टी से ज़्यादा कोई भी नहीं फैला रहा। तो आप उसको बिना बात मतलब सिंपली, मतलब आपसे ज़्यादा तो किसी ने नहीं फैलाई। तो ये मुकदमे वगैरह भी इस तरीके के नहीं बनने चाहिए इस तरह मामलों के अंदर। अब जो भी है उसका विरोध करना। क्या देखिए, आपने सुशीला हत्याकांड पे बात करी थी दोस्तों, लेकिन साथ में कॉमरेड साहब ने ये बहुत ज़रूरी मुद्दा भी उठाया है कि महिलाएं ना सुशीला जी के टाइम पे सेफ थी, हाँ, ना ये आज सेफ हैं। और इसको
हमारी जब कलेक्टिव एक सोच समाज की बनेगी कि इनको सेफ करना है हमें, तो हमें बहुत कुछ बदलना होगा अपने सिस्टम में। पुलिस को अपनी सोच बदलनी होगी और समाज को भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। सुशीला हत्याकांड के बहाने ही सही हम एक बार इस गंभीर मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि कैसे हम सबकी बेटियां, महिलाएं, माएँ सुरक्षित हों और ऐसा एक सुरक्षित समाज हम दे पाएँ, इसकी कोशिश हम सबको करनी चाहिए। सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जब भी आप किसी महिला के साथ बदतमीजी, छेड़छाड़ होते हुए देख रहे हैं और अगर आप उसको देख के वहीं से घर आ जाते हैं, तो फिर ये सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। आवाज़ उठाइए। मनीषा वाले संदर्भ में मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, एक लड़की मुझे याद है जी, मैं मंजू के साथ जा रहा था बस। हाँ। एक लड़की के साथ एक आदमी बदतमीजी कर रहा था। तो मैं मंजू को कहा, देख मंजू, ये आदमी बदतमीजी कर रहा है और ये लड़की बोलेगी नहीं। उसकी हिम्मत और बढ़ी, उसने दोबारा की। तो मैंने कहा मंजू, ये 2 बार मैं देख चुका हूँ, तीसरी बार मेरे से नहीं देखा जाएगा। सही बात है। बोली तीसरी बार तो क्या पता मेरे से ही ना देखा जाए। तो तीसरी बार जैसे ही उसने किया, मैंने उसकी पकड़ ली गर्दन। ठीक है। तो मैंने कहा तुझे तो बाद में कुटूंगा, पहले मैंने उस लड़की से कहा, मैंने कहा ये बदतमीजी कर रहा है तेरे साथ, मैं पीछे खड़ा देख रहा हूँ, क्या तुझे नहीं पता चल रही भाई? बोली भाई साहब मैं तो बस ऐसे ही डर गई थी। क्या तो मतलब ऐसे डरना भी नहीं है जी। हाँ, नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा था कि उस बेटी को जो लोग कह रहे भी इंसाफ मिलना चाहिए, जीवन तो चला गया ना, चला गया, वो तो उसको तो मिलेगा ही नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इंसाफ न केवल देना जरूरी है, लेकिन इंसाफ होते हुए दिखना भी चाहिए। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन एजेंसीज की है, उसको हम फिक्स करें। जो भी लॉ एंड ऑर्डर की एजेंसीज हैं जिनके जिम्मेदारी बनती है, आप एक बात बताओ, एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है, नियम है ये, वो जहाँ भी मतलब 10 से ज़्यादा लड़कियां या महिलाएं काम करती हैं तो वहाँ वो लिखा जाना चाहिए। बक्सल बहुत जगह लिखे हुए हैं जी, बक्से भी लगे हुए हैं, लेकिन उनमें भीड़ ब्यारी है जी, उसमें कोई उसका उपयोग नहीं है। उसकी लेकिन जानकारी देनी होती है सारी लड़कियों को कि भी आप बिना नाम लिए आपका गुप्त रखा जाएगा, किसी से भी आपको अगर इस तरह की शिकायत है आप उसमें डाल दो। और जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं बना रखी, नोटिफाई नहीं कर रखी, उनके ऊपर पनिशमेंट है, प्रावधान उसका। बहुत सारे इश्यूज हैं दोस्तों, लेकिन एक प्रोग्रेसिव समाज वही होता है जहाँ महिलाओं को न केवल इक्वल राइट्स हों बल्कि एक सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी हो। सुशीला हत्याकांड पे हमने बात की, ये वो हत्याकांड था जिसने चौधरी भजनलाल जी की सरकार की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी थी और इसकी वजह उनकी सरकार भी चली गई थी। आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैंने फोटो पहली बार देखा है सुशील। हाँ, और इनका नाम सुशील था, सुशीला बाद में फेमस हो गया, सुशील नाम था। हाँ, सुशील कुमार। ये वो बहन थी जिसने कीमत चुकाई नकल ना करने देने की। तो फर्ज निभाते हुए ऐसे दिन भी देखने पड़ जाते हैं। आप सुशीला बहन के बारे में क्या कहेंगे? जरूर कमेंट करके बताना, और ये भी कोई जागरूक दोस्त बताना कि हम एक सुरक्षित समाज कैसे बना सकते हैं। आप अपने सुझाव जरूर देना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।